नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। ट्रंप बड़ी चर्चा में, पूरी दुनिया में चर्चित है, लेकिन अभी हाल में जो उन्होंने बयान दिया, भारत एक मृत अर्थव्यवस्था है, मरी हुई अर्थव्यवस्था है भारत की। इसको लेकर के जो हंगामा तो नहीं मचा उस तरीके से जो मचना चाहिए था देश में, लेकिन राहुल गांधी ने उसको जस्टिफाई किया और कहा कि हाँ, ठीक कह रहे हैं, ट्रंप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था सही मायने में मृत अर्थव्यवस्था है। और राहुल गांधी ने कहा कि मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने फैक्ट सामने रखा। पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मृत अर्थव्यवस्था है। बीजेपी ने अडानी की मदद के लिए अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया है। और उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने उसे अडानी मोदी साझेदारी, नोटबंदी और त्रुटिपूर्ण जीएसटी, असफल असेंबल इन इंडिया, एस एमएसएमई का सफाया और किसानों को बर्बाद कर खत्म कर दिया है। उन्होंने भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं। तो राहुल गांधी ने कारण भी गिनाए कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो हालत है वो क्यों ऐसी है और इसके जिम्मेदार कौन है। वो तमाम चीजों पर बात की, लेकिन इस पर हम बात करेंगे। उसके पहले बात करते हैं कि कांग्रेस के भीतर भी कई ऐसे लोग हैं जो इसको स्लीपर सेल कहते हैं लोग, और वो स्लीपर सेल के तौर पे कई बार उभर जाते हैं। शशि थरूर ने इस पर कहा कि जो ट्रम्प कह रहे हैं, हालांकि शशि थरूर उस तरीके से एग्रेसिव नहीं हुए जिस तरह से राजीव शुक्ला है। राजीव शुक्ला ने तो बाकायदा कह दिया कि ये जो ट्रम्प ने बयान दिया है वो गलत बयान है और भारत की अर्थव्यवस्था किसी भी मायने में कमजोर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प गलतफहमी में जी रहे हैं। तो राजीव शुक्ला कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद, कई राज्यों के वो प्रभारी भी बना दिए जाते हैं, अलग अलग राज्यों के। लेकिन राजीव शुक्ला का बयान इस तरह से आना, इसको कहिए कि जो सत्ता पक्ष है, जो जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसके हाथ में हथियार दे देना है। अब जानते हैं कि राहुल गांधी के पीछे लगातार बीजेपी के लोग पड़े रहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष से लेकर के, प्रधानमंत्री से लेकर के, गृह मंत्री से लेकर के, निशिकांत दुबे तक। और ट्रोलर भी देखिएगा गाली देते रहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी फलाना है, राहुल गांधी ढिक्का है। जबकि राहुल गांधी ने साबित किया कि जब जब उन्होंने जो बोला है वो फैक्ट बोला है। अगर बहुत पीछे ना जाएं, पिछले दिनों की ही बात करें तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और ये जो चीन है, दोनों एक साथ आ रहे हैं, ये भारत के लिए बेहद खतरनाक होने जा रहा है। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके पहले आतंकी हमले हुए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और साफ साफ पता चल गया, खुल करके ये सामने आ गया। और सेना के अधिकारी तक ने कहा कि ये पाकिस्तान और चीन एक साथ आ गए। जो पाकिस्तान का चेहरा सामने है, लेकिन दरअसल चीन उसके पीछे खड़ा है, भारत के पीछे कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन आज हम बात करेंगे ये जो बयान है ट्रंप का, उसको लेकर। ट्रंप ने ये जो बयान दिया है वो इस बात को लेकर दिया है, एक तरह से कहिए कि उसको, अगर शशि थरूर की भाषा में बात करें तो शशि थरूर ने कहा है कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, एक तरह से कहिए उन्होंने कहा है, और वो दबाव बना रहे हैं। और जो उन्होंने कहा है कि 25% टैरिफ लगाएंगे और जुर्माना लगाएंगे, चूंकि वो रूस और इसके साथ, ईरान के साथ जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, सस्ता तेल खरीद रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं रूस के साथ, इसलिए भारत पे हम जुर्माना भी लगाएंगे। और कहा जा रहा है कि इसका, जब जुर्माना लगाने की बात कर रहे हैं तो वो 45-50% के आसपास हो जा सकता है। ये जो टैरिफ है, वैसी स्थिति में क्या होगा कि भारत का जो निर्यात है वो गड़बड़ाएगा। या तो भारत दबाव में समझौता कर ले, या भारत अमेरिका के साथ जो है टकराव की भूमिका ले। हालांकि जो भारत की स्थिति है, जो नरेंद्र मोदी ने अब तक एक बयान नहीं दिया है, न टैरिफ को लेकर के, न सीज फायर को लेकर के जो ट्रंप लगातार बोलते रहे उसको लेकर। अब देखिए कि चीन ने रिएक्ट किया, रूस ने रिएक्ट किया टैरिफ वाले प्रसंग पर, या जो मृत अर्थव्यवस्था वाली बात की उस पर जो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति है रूस के, उन्होंने भी बोला। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई बयान नहीं, बीजेपी के किसी नेता ने कुछ नहीं कहा। पीयूष गोयल ने भी जो बोला, उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत चल रही है और हम अपने राष्ट्रीय हितों को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है उसमें राष्ट्रीय हित
लगातार जो है पीछे हो जाता है। और राहुल गांधी वही बता रहा है कि जिस तरह से आपने अडानी और अंबानी के लिए सारी चीजें की है, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। मोदी जी ने बहुत धूमधाम से शुरू किया था वो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, लेकिन उसका क्या हुआ? केवल हम असेंबल करते हैं, सामान आता है बाहर से, वो चीन से आए या कुछ और, कोरिया से आए, जापान से आए, अलग अलग देशों से हम सामान मंगवाते हैं, यहाँ भारत में असेंबल करते हैं। अभी टेस्ला ने भी जो यहाँ भारत में जो लॉन्च करने की बात कही, तो वो शोरूम लॉन्च किया है, यहाँ बेचेंगे। टेस्ला यहाँ कुछ बनाएगा नहीं, और बहुत धूमधाम से। आप याद कीजिए, जो पहला कार्यकाल था, क्या ढोल पीटा गया, ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन फाइनली क्या इन्वेस्टमेंट आया? और नोटबंदी के बाद जो भारतीय जो व्यापार है वो गड़बड़ाया। नोटबंदी के बाद फिर देखिए कि जो जो जीएसटी लगाया, जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से, और उसके बाद कोरोना, एक पर एक लगातार तीनों जिस तरह से आफत, कुछ प्राकृतिक आफत और कुछ इन लोगों ने आफत खड़ी की। जो कोरोना काल भी था, वो एक तरह से इन लोगों ने भी उसमें आफत खड़ी की। लेकिन नोटबंदी जिस तरह से किया और जीएसटी जिस तरह से लगाया, उससे भारतीय जो लघु और कुटीर उद्योग हैं, जिसको एमएसएमई कहते हैं, एमएसएमई को भारी नुकसान पहुंचा। और बताया जाता है कि मनमोहन सिंह भी इस पर बात कर चुके थे जब वो जीवित थे, कि जो भारत में मंदी नहीं आई, दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने माना इस बात को, कि जो भारत में मंदी नहीं आई, दुनिया में मंदी आई, उसकी वजह ये थी कि हमारे देश में जो है एमएसएमई बहुत मजबूत है, लघु कुटीर उद्योग बहुत मजबूत है, और उसने हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल करके रखा। ये पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने माना। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब आए, तो सबसे पहले उसी पर हमला किया। नोटबंदी ने सबसे ज्यादा नुकसान किया, क्योंकि जो छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग होते हैं, उनका ज्यादातर धंधा जो है कैश पे चलता है। और उसके बाद फिर जो उन्होंने जीएसटी लागू किया, जीएसटी ने एक तरह से ये बर्बाद कर दिया पूरी तरह। आपको याद होगा जब जीएसटी लागू किया था, तो सूरत में कितना बड़ा आंदोलन हुआ था। लेकिन नरेंद्र मोदी और ये जो उनके नौकरशाह है, गुजरात कैडर के जो आईएएस ऑफिसर्स, अमित शाह है, ये जो पूरी लॉबी है, कहा जाता है कि गुजरात के सूरत में जब 2019 का चुनाव था, वहाँ विधानसभा चुनाव भी था, जब विधानसभा चुनाव उस समय हो रहा था, तो ये सब पूरा बैठ करके सारे व्यापारियों को व्यक्तिगत तौर पे धमकाया, और नतीजा ये रहा कि सूरत की लगभग सीटें जो है बीजेपी जीत गई। बीजेपी को भारी सफलता मिली वहाँ गुजरात में, और वो दबाव का खेल था। लेकिन दबाव से बिजनेस नहीं चलता है। आप कुछ उद्योगपतियों को तो लाभ दिला सकते हैं, अडानी अंबानी को तो लाभ दिला सकते हैं, सबका हिस्सा छीन करके, लेकिन इससे देश का भला नहीं हो सकता। और वही हुआ, एमएसएमई के नुकसान की वजह से भयंकर बेरोजगारी का सामना करना पड़ा देश को। और अडानी और अंबानी के चक्कर में कई जो और व्यापारी थे देश के, जो छोटे बड़े व्यापारी थे, उनको भी इसका नुकसान झेलना पड़ा। और इसका असर ये हुआ कि जो युवा थे, उनके नौकरियों की संकट भारी आ गया, भारी संकट हो गया नौकरियों का। आज देखिए, कहीं नौकरियां नहीं है, किसी हिस्से में नौकरियां नहीं। और जो टीचरों की बहाली और जो एसएससी का जो चल रहा है पेपर लीक, हाँ, अब यूपीएससी नीट तक के जो है पेपर लीक की बात की जा रही है, कि नीट तक के पेपर लीक हो गए, बड़ा हंगामा मचा था उस पर। और ये विशेषज्ञ बताते हैं कि ये जो पेपर लीक होता है, वो लीक होता नहीं है, वो कोई भी सरकार कराया जाता है, और इसलिए कराया जाता है ताकि फिर परीक्षा टल जाए और युवाओं को रोजगार, युवाओं को नौकरी न देना पड़े। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी के इस 11 साल के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई है, वो भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और प्रश्न चिन्ह ये है कि अब तो आईआईटी, आईआईएम के लड़कों को जॉब मिलना मुश्किल हो गया है। जॉब मिलना मुश्किल का मतलब ये नहीं कि उनके लिए रोजगार नहीं है, लेकिन सवाल उठता है कि जो पैकेज मिलना चाहिए, जितना खर्च है, जितनी मेहनत है, जो मिलना चाहिए, वो अगर नहीं मिलता है, सही कीमत नहीं मिलती है मेहनत की, तो फिर वो वही कहा जाएगा कि नौकरी नहीं मिल रही। और ढेर सारे, लगभग मुंबई आईआईटी की बात थी कि 33% से ज्यादा आईआईटीएन को जॉब नहीं मिला, उनका प्लेसमेंट नहीं है।
और अभी तो देखिए जिस तरह से छटनी चल रही है आईटी इंडस्ट्री में, कहा जा रहा है कि आईटी इंडस्ट्री में भयानक जो है एक तरह से कहिए मंदी का दौर है, और जो अनुभवी लोग हैं उनकी छटनी की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अभी तो 12,000 टीसीएस ने छाटा है, और कहा जा रहा है कि जो एआई टेक्निक को नहीं जानेंगे, जो रोज जो टेक्नोलॉजी बदल रही है उसको अगर उसके साथ अपडेट नहीं होंगे तो उनकी नौकरियां खतरे में है, उनको निकाला जाएगा। टीसीएस ने बाकायदा जो मीडियम और जो सीनियर और जो कर्मचारी थे उनको निकाल बाहर किया। तो ये स्थिति है नौकरियों की, पूरी दुनिया में हालांकि ये स्थिति है, लेकिन भारत में बेरोजगारी और भारत में जो पूरी अर्थव्यवस्था हमारी जो जिस तरह से लोकल जो चीजें थी जो हम कम बनाते थे और कम जगह पे कम स्पेस पे एमएसएमई जो बिजनेस था उसको चौपट किया और कारपोरेट के हवाले सब कर दिया। और कारपोरेट के हवाले का मतलब होता है कि चाहे वो अडानी करे, चाहे अंबानी करें, चाहे मस्क करें, चाहे कोई और फॉरेन का व्यापारी करे, उसमें चला गया। और जाहिर है कि वो एग्रीकल्चर को लेकर के भी देखिए जिस तरह से कानून बनाए गए थे, और कानून बनाए गए, 13 महीने किसान धरना पे बैठे, उसके बाद क्या हुआ, किसानों के लिए कौन सा हित? 6,000 रुपया का एक पैकेज दे दिया गया उनको संतुष्ट करने के लिए, कि 6,000 का पैकेज दे देते हैं, 500 रुपया महीना लेंगे और किसान गदगद हो जाएंगे। वो हुआ भी, लेकिन 6,000 का पैकेज और 6 लाख का नुकसान वो किसानों का लगातार हो रहा है। आप अक्सर आप देखते होंगे कि वो कहीं टमाटर फेंक रहा है, कहीं दूध फेंक रहा है, कहीं प्याज फेंक रहा है, कहीं कुछ और फेंक रहा है। अभी अभी हाल में खबर आई थी कि लौकी जो है जानवरों को खिला रहे हैं, चूंकि लौकी खरीदार को 1 रुपए का एक लौकी कोई खरीदने वाला नहीं। लेकिन वही हम जब शहरों में आते हैं तो देखते हैं कि वही लौकी 25 रुपया में, 30 रुपया में एक लौकी बिकती है। ये बीच के जो दलाल हैं उनकी चांदी हो गई, दलालों की चांदी है। पिछले 11 सालों में खास करके ये देखा जा रहा है। और एग्रीकल्चर पे तो बिल्कुल सरकार का ध्यान नहीं है। आप देखते हैं कि जिस तरह से किसान अगर कोई आंदोलन करते हैं, किसान का कोई सवाल उठता है, तो सब जो है किसानों को गालियां देने लगते हैं, उनको कहने लगते हैं देशद्रोही। अभी हाल में खबर आई थी, आपने देखा होगा कि वहां से एक तो महाराष्ट्र में एक किसान जो है खुद खेत में बैल की तरह जुट गया था। दूसरी तरफ एक वहां का भी आया, सीहोर का आया, जो मध्य प्रदेश है, वहां भी एक 90 साल का किसान जो है हल में जुट गया। क्या ये लोगों को दिखाई नहीं पड़ता? ये स्थिति किसी एक व्यक्ति की नहीं हो, तो एक वीडियो आया, लेकिन ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं। उसका उदाहरण इससे भी ले सकते हैं कि महाराष्ट्र में पिछले 3 महीने में 750 से ज्यादा किसान हैं। लेकिन कहीं उसके लिए कोई चिंता नहीं सरकार के पास। सरकार जो है, जो अगर 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 जो राहुल गांधी ने कहा कि ट्रम्प सही कह रहे हैं, तो वो ट्रम्प की आलोचना नहीं करेंगे। ट्रम्प से उनको डर लगता है, राहुल गांधी की आलोचना जरूर करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ तो कहा गया, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। और भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष की कल्पना इसीलिए, विपक्ष इसीलिए कि विपक्ष के लोग आपको, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको जो दिखाई नहीं पड़ेगा वो दिखाएंगे, और विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों बैठ करके देश के बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगे। लेकिन कैसे काम करेंगे? जब नरेंद्र मोदी विपक्ष को देशद्रोही और विपक्ष को अवांछनीय बताएंगे। विपक्ष की क्या हैसियत कर दी है? जिससे लगता है कि विपक्ष होना नहीं चाहिए। मैं देख रहा था उस दिन अमित शाह कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो बोलने का अधिकार। अरे बोलने का अधिकार इस देश के हर नागरिक को। वो आपने अधिकार नहीं दिया, वो संविधान ने दिया। वो मनुस्मृति ने अधिकार नहीं दिया, वो संविधान ने दिया। और जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, वो संविधान के मानने वाले लोगों को देशद्रोही बताएंगे, तो ये सबसे खतरनाक बात है। और राहुल गांधी उसकी तरफ नहीं कर रहा है। ट्रंप के सामने बोलने से इनको लगातार डर लग रहा है। संसद में कितनी बहस हुई, किसी देश ने सीज फायर के लिए हमें मजबूर नहीं किया, किसी देश के कहने पे हमने सीज फायर नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने कहा, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि ट्रंप आप क्यों हमें बदनाम कर रहे हो, क्यों ऐसा कह रहे हो कि आपने सीज फायर कराया। सीज फायर इसलिए हुआ कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। नरेंद्र मोदी ने एक बार भी ट्रंप को नहीं कहा, और इस बार भी ट्रंप को कुछ नहीं कह रहे कि ये मृत अर्थव्यवस्था आपने कैसी कर दी, आपकी हिम्मत कैसे हो। राहुल गांधी से तो बाद में सवाल कीजिएगा, लेकिन आपका फर्ज था बीजेपी के नेताओं का, खुद प्रधानमंत्री का, कि वो फोन लगाते और कहते ट्रंप ये क्या बकवास कर रहा है, हम आपका टैरिफ नहीं मानेंगे। लेकिन खबर है ये कि मान मनोबल चल रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका से हमारा रिश्ता टूटता है तो अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगेगा। कल भी हम शायद चर्चा कर रहे थे आपसे, और हमने बताया था कि जो अमेरिका है उसके साथ हमारा जो बिजनेस है वही एक लाभ में है, बाकी दुनिया के हर देश के साथ हम घाटे में चल रहे हैं। केवल अमेरिका है जिसके साथ हमें लाभ है। और
लगभग बताया जाता है कि 80-90 करोड़, 80-90 लाख अरब डॉलर, 80-90 अरब डॉलर का हमारा फायदा है अमेरिका के साथ बिजनेस का। 80-90, 87-90 लिखा जा रहा है कि 90 अरब डॉलर के करीब। अगर कल मैं हालांकि देख रहा था उसमें 85 था, अभी ये लिख रहा है थरूर 87 और 90 लिख रहा है, लेकिन कल 85 देख रहा था। तो 85 अरब डॉलर का अगर हम प्रॉफिट में हैं अमेरिका के सामने, और अगर अमेरिका से हम रिश्ता तोड़ते हैं तो उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन शर्त ये भी है कि अगर आप समझौता करते हैं, जो ट्रम्प कह रहे हैं, तो फिर किसानों की दशा या छोटे जो व्यापारी हैं, एमएसएमई है, उसकी हालत, उसकी सुरक्षा कौन करेगा। और ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो छोटे उत्पादकों पर पड़ा है। और जो छोटे उत्पादक थे, लघु कुटीर उद्योग वाले जो लोग थे, कारपोरेट ने एक तरह से कहिए निगल लिया। उन्हें कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेती है, वही हुआ। और हमारे देश में तो बाकायदा अडानी को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अडानी को दुनिया में श्रेष्ठ बनाने के लिए तमाम छोटे नहीं मंझोले किस्म के जो व्यापारी थे उनको भी निपटा दिया गया। उनको आप चाहे ईडी का डर दिखाया गया, चाहे सीबीआई का डर दिखाया गया या धमकाया गया, और उसको कहा गया कि आप जो है ये जो जितने भी मामले, चाहे पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, सड़कें हो, इन तमाम जगह से हटा करके उनको अडानी को लाया गया। मतलब झोपड़पट्टी के डेवलपमेंट में भी अडानी को लगा दिया, हवाई अड्डा के संचालन में अडानी को लगा दिया, हर जगह अडानी, किसानी क्षेत्र में अडानी, ऊर्जा के क्षेत्र में अडानी, हर जगह अडानी। और इस अडानी के चक्कर में जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने देश का बंटाधार कर दिया है, वो गलत नहीं कह रहे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भक्तों को तो नजर नहीं आएगा, लेकिन जिनको नजर आता है, जिनको देश प्यारा है, नारे प्यारे नहीं, कि खाली भारत माता की जय बोल देने से भारत माता की तरक्की नहीं हो सकती। और पिछले 11 सालों में भारत की जो बदहाली हुई है, जो भारत की बेइज्जती दुनिया के स्तर पर हुई, याद कीजिए, वो भी याद कीजिए जब ट्रंप ने जो है, ट्रंप के लिए गए थे नरेंद्र मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार, ऐसा कभी हुआ नहीं था। हर देश की अपनी संप्रभुता है, हर देश की अपनी राजनीति है, हर देश की अपनी चाल है। आप दूसरे के देश में जब घुसेंगे तो आपके साथ में दूसरा देश भी घुसेगा। और ये जो ट्रंप ने कहा चीज फायर हमने कराया, ये हमारी संप्रभुता पे हमला है। ट्रंप ने जब हमारे नागरिकों को, जो वहां कहा गया कि अवैध अप्रवासी हैं भारतीय, उनको जब चेन और हथकड़ी में बांध करके हिंदुस्तान भेजा गया, तो ये भारत की संप्रभुता पे हमला था। लेकिन भक्तों को ये नहीं दिखाई पड़ता। भक्तों को सिर्फ जो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और दूसरे भाजपाई जो हैं उनका झूठ दिखता है कि वो कीचड़ किस तरह से वो उड़ा रहे हैं, नेहरू पर कीचड़ किस तरह से उछाल रहे हैं, इंदिरा गांधी पर। लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो देश के पास जो है खाने का अनाज नहीं था, देश के पास सुई बनाने का कारखाना नहीं था। और वहां से हम यहाँ तक पहुंचे कि हम रेल का इंजन बनाते हैं, रेल के डिब्बे बनाते हैं, हथियार बनाने लगे, बहुत सारी चीज हम बनाने लगे, और उसमें नेहरू का गहरा योगदान था। लेकिन उस जमाने में भी, आज बहुत बात की जाती है कि इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स, उस जमाने में क्या भारत में या दुनिया में उद्योगपति नहीं थे जो बिजनेस खड़ा करते? लेकिन भारत सरकार ने, जो जवाहरलाल नेहरू ने जो मिक्स इकोनॉमी लाई थी कि नहीं, हमारे देश को मुनाफा कमाने वाले व्यापारियों की जरूरत नहीं है, हमारे देश को जरूरत है ऐसे ऐसी कंपनियों की, ऐसे प्रोडक्ट की जिसके आम आदमी तक वो पहुंचे, कम से कम लागत में पहुंचे, कम से कम मुनाफा के साथ पहुंचे। और जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज बनाई गई वो इसीलिए बनाई गई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया वो इसी के लिए किया गया, जमींदारी प्रथा का जो अंत किया गया था वो इसी के लिए किया गया था, खदानों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया तो इसी के तहत किया गया था, ताकि आम आदमी को वो सहूलियत मिले। वो सहूलियत, जो सुविधाएं हैं, वो कुछ लोगों तक सीमित न रहे। आज क्या हालत है, महंगाई का जो हाल है कि अब शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जो है, गरीब तो छोड़ दीजिए, मध्य वर्गीय परिवारों के लिए संकट हो गया है कि मध्य वर्गीय परिवार का व्यक्ति अगर बीमार पड़ जाए तो इलाज नहीं करा सकता, बिना इलाज के मर जाएगा। ये हालत है। अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं करा सकता, अगर बहुत टैलेंटेड बच्चे नहीं है कि सरकारी में कॉलेजेस में आपका एडमिशन हो जाए। और कितने सरकारी कॉलेज हैं, कितने सीटें हैं, नीट की बात कीजिए, आईआईटी की बात कीजिए, आईआईएम की बात कीजिए, कितनी सीटें हैं। ज्यादातर वो जो है प्राइवेट संस्थानों में पढ़ने जाते हैं।
और सरकार ने प्राइवेट संस्थानों को ज्यादा प्रमोट किया है, इसीलिए प्रमोट किया है। अब देखिए वहाँ उत्तर प्रदेश में चल रहा था, किस तरह से स्कूल बंद किए जा रहे हैं और हंगामा मचा, इतना मर्जर किए जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जब इतना हंगामा हुआ तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हम स्कूल का मर्जर नहीं करेंगे। तो ये जो ड्रामा है, स्कूल का मर्जर नहीं करेंगे लेकिन शिक्षकों की बहाली में बेईमानी करेंगे। गरीब जो जो, जो दलित पिछड़ी जातियां हैं उसको जाति सूचक गालियां देंगे टीचर। एक वीडियो में देख रहा था, उसमें कह रहा है, बच्चे बता रहे हैं कि हमको कहते हैं कि तू चमार है, कहाँ जाएगा पढ़कर, यही साफ करेगा, चमार जो है यही करते हैं। तो ये सब तरह के टीचर जब बहाल होंगे, और वही सरकार बहाल कर रही है, दलितों पिछड़ों को जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण भरा नहीं जा रहा, उसकी जगह लाया जा रहा है जनरल क्लास के लोगों, और वो तमाम लोगों में भरा हुआ है वही कूट कूट करके जातिवाद, या कहिए कि जो जहर फैलाया गया है हिंदू मुसलमान के नाम। अब आप हिंदू मुसलमान के नाम पर जहर गड्ढा खोदा हुआ है आपने, अपने जातियों के नाम पर गड्ढा खोदा हुआ है, अपने पार्टियों के नाम पर गड्ढा खोदा हुआ है, इतने गड्ढे खोद दिए। क्या 2011 से 2014 से पहले इतने गड्ढे देश में थे? क्या विपक्ष और सत्ता पक्ष इस तरह से लड़ते थे? क्या सत्ता पक्ष विपक्ष को देशद्रोही बताता था? क्या जो हमारी विरासत है इस पे कीचड़ उछालने का काम होता था? वाजपेयी जी से ज्यादा समझदार हैं ये लोग, अमित शाह वाजपेयी जी से ज्यादा बड़े नेता हैं। वाजपेयी जी ने कभी नेहरू पे कीचड़ नहीं उछाला, अडवाणी ने कभी कीचड़ नहीं उछाला, मुरली मनोहर जोशी ने कभी कीचड़ नहीं उछाला, सुषमा स्वराज ने कभी कीचड़ नहीं उछाला, लेकिन यहाँ निशिकांत दुबे सबसे बड़े ज्ञानी बने। ये क्यों इनको प्रमोट किया जा रहा है? देश को इस तरह से तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, और पूरी दुनिया में गांधी नेहरू का नाम है। गांधी नेहरू को गाली देने से गांधी नेहरू छोटे नहीं होंगे, बल्कि भारत सरकार छोटी होती है, और यही हुआ है। ट्रंप जो गालियां दे रहे हैं वो इसी वजह से दे रहे हैं कि ये जो 11 साल का जो शासन है नरेंद्र मोदी का, बेवकूफी भरा शासन, जहर भरा शासन, उसने पूरी दुनिया में भारत का मजाक उड़ाया है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।